डियर स्टूडेंट, ये हमारा इकोनॉमी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये दो टर्म के बारे में हम बेसिक तौर पे सीखे थे। फिर हमने देखा टाइप ऑफ इकोनॉमी कि कैपिटलिस्ट मार्केट क्या होता है, सोशलिस्ट मार्केट क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, वो चीज़ के बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा कि ये जो मैक्रो इकोनॉमी जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा आया है। जैसे कि हम जानते हैं जॉन मेनार्ड केनेस ये आते हैं 1936 में। इससे पहले 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो उसके बाद ये मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है। तो काफ़ी हमने ब्रीफ डिस्क्राइब कर रखा था कि मैक्रो माइक्रो में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। नाउ इस वीडियो में हम इसके फर्दर, नितिन सिंघानिया की जो बुक है, इसके फर्दर जितने भी टॉपिक हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। छोटी क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो व्हाट इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। द मेन थिंग इज दैट, देखो मैं यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ एट हियर, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके रिगार्डिंग छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट कोई क्या ही सोचेगा कि इसके रिगार्डिंग कोई इतने बड़े एग्जाम में पूछ लेगा। हाँ बिल्कुल पूछेगा। और जनरल ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। आपको एग्जाम्पल दे देगा और उस एग्जाम्पल के बिहाफ पर आपको सॉल्व करना होगा कि ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है कि नहीं, ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है कि नहीं, ये क्वार्टरनरी या क्यूनरी पार्ट का है कि नहीं। तो आई होप क्वेश्चन जो आ रहा है वो एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग आएगा, ना कि डायरेक्टली डिफाइन करने के लिए आएगा। डिफाइन करने का वो मेंस का पार्ट होता है, बट एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो बनते हैं वो टॉपिक्स में आपको दिख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करें। प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर इज एन इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा सेक्टर जो कि इन्वॉल्व हो किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में और नेचुरल रिसोर्सेज में, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। गॉट इट। तो इसका अगर आप बेसिकली एग्जांपल देखोगे तो क्या आएगा, इसका एग्रीकल्चर एग्जांपल है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। फॉरेस्ट्री इसका एग्जांपल है, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ दैट प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला अभी, एनिमल हस्बेंड्री, गॉट इट, फिशरीज। तो आप ये सारे एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। नाउ सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर से आया, कॉटन आया, कुछ भी आया, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था। अब कॉटन से हमने जो क्लोथ जो बना रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो हमारा काउंट होता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर इज व्हाट अबाउट, एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सेक्टर आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रिमेंबर दैट टू थिंग्स इज दैट कि मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो हियर द बेसिक एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गैस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वाटर सप्लाई इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। नाउ कम टू द टर्शरी। टर्शरी सेक्टर इज वेरी सिंपल एट हियर। टर्शरी सेक्टर होता क्या है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की बात करी जाती है, सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। टीचिंग इज मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, कोई टेंजिबल चीज़ तो बना के नहीं दे रहा कि भाई छू लो इसको आपको मिल गया, या आम रस तो नहीं दे रहा, मैं आपको नॉलेजेबल दे रहा हूँ, ठीक है, IQ। तो वहाँ पर टर्शरी दैट इज सर्विस आप किसी को दे रहे हो। तो इसका एग्जांपल जैसे कि आपका IT सर्विस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, टूरिज़्म है, स्टोरेज है। और जैसे स्टोरेज कैसे, जैसे कि कोई प्याज का होर्डिंग करा किसी ने और उसको 1 महीने के लिए रख दिया, तो जहाँ पर भी जिस भी गोदाम में वो रखा जाएगा तो स्टोरेज है। तो ये जो पार्ट है ये टर्शरी का, यानी कि सर्विस दे रहा है वो बंदा। अब 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके आगे, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, वो चीज़ आप देखिए। अब बात करते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। व्हाट द क्वार्टरनरी सेक्टर,
दिस सेक्टर कंप्रोमाइज इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल बेस्ड intellectual or knowledgeable based activity like the consultancy and R&D etc. क्वाटरनरी सेक्टर किसे बोला गया है? जो नॉलेजेबल क्वाटरनरी सेक्टर किसे बोला गया? इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल बेस्ड, लाइक कंसल्टेंसी है, कुछ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जैसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड, वो हाई लेवल के ऊपर है ना, और हाई लेवल पे हाई लेवल सैलरी भी रहती है। अब बात करते हैं क्यूलिनरी सेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट है कि ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर के बिहाफ पर इस सारे के सारे फंक्शन किस तरह करेगा ना, ये वो डिसीजन है, बहुत तगड़ा है क्यूलिनरी सेक्टर। एक्टिविटी इन दिस सेक्टर इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन। व्हाट? हाई लेवल का जितना डिसीजन होता है इंडिया में या किसी भी नेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो पार्ट होता है क्यूलिनरी सेक्टर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजन से पूरा मार्केट इम्पैक्ट होने वाला है, पूरा शेयर मार्केट से लेकर हर एक चीज इम्पैक्ट होने वाला है। तो एक्टिविटी इन द सेक्टर इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर दो वर्ड है, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज, यू कैन राइट इट, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आई होप ये 5 में आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, और शायद मैंने क्वेश्चन पहले एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन लाया हूँ कि नहीं वाला आपके लिए। हाँ चलो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे प्राइमरी सेक्टर आपने पढ़ा, ये आया है 2024 में आया, छोटा सा क्वेश्चन आया था आपके लिए, और इसमें बच्चे गलती करके आए हैं। क्या है? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। स्टोरेज तो मैंने अभी बताया आपको, ये इज अ टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। डेयरी फार्मिंग या वो किसका? प्राइमरी सेक्टर का। इज इट राइट? ये सही है। फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी कि जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मिनरल्स हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ मिनरल्स हैं यहाँ पर, हमारे कुछ मिनरल्स हैं। अब यहाँ पर ऊपर एक मशीन आती है जो कि स्कैन करती है एक बंदे के द्वारा, तो एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो एक्सप्लोरेशन हो रहा है इस जगह, तो सर्विस दे रहा है ना वो बंदा, तो सर्विस दे रहा है, तो ये जो पार्ट आएगा वो भी टर्शरी का पार्ट आएगा। गॉट इट? और यहीं पर मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी थी। फिर आते हैं वीविंग क्लॉथ। जाहिर सी बात है, वीविंग क्लॉथ किसका पार्ट है? सेकेंडरी का पार्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट छोड़कर ये सही है, ये सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों सही है। तो हमारा ओनली 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट? ये इधर गलत लगा दिया, इसका ही करेक्ट ऑप्शन है। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो आई होप आपको बेसिक पता चल गया होगा कि कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे से होते हैं, वो भी क्वेश्चन आते हैं, और आप यकीन ना होगी आया है कि नहीं, आप खुद चेक कर लो। 2024 का क्वेश्चन था ये वाला जो मैंने करवाया आपको। अब आइए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, बुक में दे रखा है, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर इस एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछ ले। बहुत सिली क्वेश्चन भी पूछ सकता है जैसे आपने अभी देखा, और टफ से टफ क्वेश्चन भी। तो एक कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। Positive economy, how problems are actually solved in real world based on actual data. Whatever you are facing any problem, if you want to solve it, what you have an actual data to solve it. हमको अगर रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिचुएशन को सॉल्व करना है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द डाटा हम उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल में छोटा सा कि मेरी सैलरी है एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपये, ठीक है, मैंने 5 लाख लिख दिया, चलो 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है। अब 5 लाख रुपए की सैलरी मेरे एक्सपेंडिचर, मेरे जितने भी खर्चे हैं वो इस 5 लाख के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। कल को
मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, बिगर प्रॉब्लम आई मेरी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मैंने किसी बंदे से पूछा, तो अब मुझे एक बात बताओ इस चीज़ पे, तो मेरे जितने भी इनकमिंग है, आउटगोइंग है, पैसा आने का पैसा जाने का, जो भी मेरा बिजनेस चल रहा है, तो उन सब में एक डाटा एंट्री है। तो मेरे पास एक डाटा है कोई भी प्रॉब्लम का। बट मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, अब मैं किसी दूसरे बंदे को लेके गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि अगर आपकी सैलरी है या मंथली इनकम 10 लाख रुपए होती तो आप ऐसे ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ये यहाँ पर एक घुमा नहीं आएगा, 10 लाख रुपए होता तो कर सकते थे सॉल्व इस। बट उस बंदे के पास मेरी कंपनी का डाटा नहीं है, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड। हाँ ये होता तो ये कर सकते थे, बट मेरी एक्चुअल इनकम तो मेरी 5 लाख रुपए थी। बट उसने क्या बताया कि जब आपकी 10 लाख रुपए होती ना तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके सॉल्व कर सकते थे। तो ऑन विदाउट एनी एक्चुअल डाटा मैं वो बंदा अपनी आइडियोलॉजी से बता रहा हो तो उसको बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मतलब आप ये कह सकते हो इकोनॉमी के टर्म में ना इससे बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे। ये तो बहुत मैं आपको समझाने के लिए एक पॉइंट ऑफ कि हाँ इमेजिनेशन में क्या होता है कि डाटा का कैसे इस्तेमाल होगा किसी भी प्रॉब्लम में सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी। ना प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो डाटा की हेल्प से होता है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड सजेशन। आपके ओपिनियन से सजेशन से सॉल्यूशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसे कि एक और आप सोचो, कई बार जैसे कहते हैं कि डॉलर का रेट जैसा 94 है, ठीक है 95 है राइट नाउ, अभी तो ये है। अगर कई जने ऐसे बोलेंगे कि यार $1 अगर एक उसके बराबर होता ना तो इंडिया बहुत अमीर होता। आप सोचो क्या अगर $1 1 रुपये के बराबर होता, क्या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या जैसे अभी चल रहा है वैसे ही होता? नहीं ना, क्योंकि जो ये बंदा या जो ये धारणा देते हैं, जो सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर है जो धारणा देते हैं कि $1 1 रुपये के बराबर होता तो इंडिया बहुत अमीर होता, भैया पूरा पूरा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्रैश कर जाएगा। जो अभी जिस रेट पे चल रहा है ना, आपको अगर आप फदरा पढ़ोगे ठीक है तो 90 इज 90 82 सॉरी 86 88 ये ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 100 की ज़्यादा जाएगा तब भी दिक्कत है, और 80 से कम भी जाएगा तब भी दिक्कत है डॉलर का रेट। तो जब तक डाटा ना हो और बिना डाटा के आइडियोलॉजिकल बेसिस पर हम कोई सजेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का, उसको बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड सजेशन सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, अबे साले ये तो नहीं है ना, इसके बिहाफ पर ही तो करोगे ना तुम। आई थिंक यू गॉट इट द पॉइंट। अब आते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। वेरिएबल का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट कैन वेरी, चेंज होता है, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सप्रेस्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम। एग्जांपल के तौर पे कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टॉक वेरिएबल? स्टॉक वेरिएबल कहा किसे गाया है, एक्सप्रेस एट एनी पॉइंट इन टाइम। मैंने आपसे पूछा भाई आपके जेब में कितना रोकड़ा है, तो आपने बोला सर 500 रुपीज़ है, आई हैव 500 रुपीज़। तो एक्चुअल टाइम पे, एक्चुअल इंस्टेंट में आप बता सके ना कि सर मेरे पास 500 रुपये की पत्ती है, 2000 का तो होगा नहीं। अब ये मत कहना कि सर 2000 का रखा हूँ मैं तो होशियार हूँ। तो कहने का इन द सेंस है एक्चुअल इंस्टेंट पे कितना कैपिटल है, कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो उस टाइम पे, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक वेरिएबल। नाउ द फ्लो वेरिएबल हैज व्हाट, हैज बोथ टाइम डायमेंशन एंड टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट, मैंने सपोज करा 1 करोड़ की एफडी कर ली, आई हैव इट। अब मैंने 1 करोड़ की एफडी कर ली, ठीक है, 1 करोड़ की एफडी या 1 करोड़ मार्केट में लगा दिया। तो कोई मुझसे पूछेगा कि भैया कितने का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो मैं बोलूँगा भैया 10% मेरे को ईयरली मिल रहा है। बट किसी ने पूछा 1 साल 2 महीने 3 दिन बाद पूछ लिया भाई उसका क्या रेट चल रहा होगा, मुझे एट द इंस्टेंट वे में थोड़ी ना पता होगा। तो दैट हैज़ द, जिसमें टाइम डायमेंशन और टाइम रेफरेंस आता हो तो उसे बोलते हैं फ्लो वेरिएबल, जो कि फ्लो करता हो टाइम के ड्यूरेशन पर, यानी कि पर डे चेंज हो रहा हो टाइम के ड्यूरेशन पे, या जिसमें टाइम रेफरेंस लग रहा हो। उस इकोनॉमी में जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन और टाइम रेफरेंस लग रहा हो उस फ्लो को, दैट इज कॉल्ड द
फ्लो वेरिएबल। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट written as quantity of goods and services that a consumer is willing and able to buy। आप पेज नंबर 8 पे आ सकते हो नितिन संघानिया की बुक में। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। इसका मतलब क्या? हमने जैसे बोलते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड उठ रही है, कि मार्केट में भैया आईफोन की डिमांड उठ रही है और सैमसंग की मोबाइल की डिमांड उठ रही है या वॉचेस की डिमांड उठ रही है, वट एवर द डिमांड मे बी अराइजेज इन द मार्केट। द क्वेश्चन इज कि डिमांड का मतलब क्या है? सपोज दैट अ कंज्यूमर, जो कंज्यूम करने वाला है, जो खरीदने वाला है, इज विलिंग एंड एबल टू बाय। उसकी इच्छा शक्ति और काबिलियत रखता हो साला खरीदने का। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात करी मर्सरीज लेने की। सर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 100 मर्सरीज हो, बट मेरे पास 100 मर्सरीज मेरे को खरीदनी है, ये वाला, ठीक है, बट मेरे पास जेब में अभी 1000 रुपये भी नहीं है। तो भैया मेरी इच्छा तो है बट पैसा नहीं, आई एम नॉट एबल टू बाय राइट नाउ। हाँ, इन फ्यूचर आई मे बी आई बाय इट, बट मेरी इच्छा तो है, तो ये डिमांड नहीं कहा जाएगा, इसे डिमांड नहीं बोलेंगे। इच्छा हो और पैसा भी हो, काबिलियत भी हो खरीदने की, तो उसको बोलेंगे डिमांड। समझे आप मेरी बात? मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास 100 आईफोन हो, एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉन्ट आई हैव 100 ऑफ आईफोन। तो मेरे पास खरीदने के लिए तो मात्र एक आईफोन का पैसा है, तो 99 आईफोन में मेरे पास विलिंग कितना है? भाई विलिंग तो मेरा 100 है, बट मैं कितना एबल हूँ, कितना खरीदने की क्षमता है मेरे पास? एक। तो भैया डिमांड सिर्फ एक की है वो, तो ये दोनों चीज मैच होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड बाय। एक और चीज, ये तो गुड का एग्जांपल देखते हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज की। जैसे कि मैं थाईलैंड जाना चाह रहा हूँ। थाईलैंड जाने के लिए मुझे पता है कि 1 लाख का ट्रिप है, वो नियरली 50,000 का होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी मैम को लेके साथ में गया, खैर है नहीं, मैम को लेके साथ में गया और मैं घूमना चाह रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए कम से कम लगने वाला है। तो मेरे पास अगर विलिंग, मेरे पास इच्छा भी है और मेरे पास पैसा भी है, तो उस चीज़ की डिमांड है थाईलैंड की, ठीक है। अगर अमेरिका जाना चाह रहा हूँ, अमेरिका का 10 लाख रुपए लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास विलिंग तो है बट पैसा नहीं है 10 लाख रुपए, तो वो क्या होगा? डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंज्यूमर इज विलिंग, the point, consumer is willing and able to buy, that we call the demand। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड कहा किसे जाता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हमेशा ध्यान देना कि 2 चीज बोला गया है। पहला प्राइस यानी कि पैसा, रुपया। दूसरा बोला गया क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नहीं होगा। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स ये इनवर्स रिलेशन लाई करता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। व्हाट वी कैन से दैट इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, उससे बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखो, हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा। अब बात बताओ कि अभी मार्केट में आई थिंक जो बनाना का प्राइस है वो 70 रुपीज़ पर डजन है राइट नाउ, अभी के टाइम पे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 70-80 रुपये चल रहा है। अगर कल को अब मुझे जैसे ज़रूरत है, मैं पर डे का, जैसे मुझे पर डे या 2 दिन में मैं 1 दर्जन लेके आ जाता हूँ या 1 दर्जन पर डे का मान लेता हूँ। अगर कल को मार्केट में वो 1 दर्जन की जो बनाने का प्राइस है वो 70 ना हो के 200 रुपये हो जाए, तो क्या मैं सेम क्वांटिटी में खरीदूंगा? अब बताओ, कल को बनाना 70 रुपये ना हो के 200 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, तो क्या सेम क्वांटिटी में खरीदूंगा? भैया पहले मैं देखूँगा मुझे वांट कितनी ज़रूरत है,
और ठीक है मैं उतना ही लेके आऊँगा जितनी मेरे को इमरजेंसी केस में। तो यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी उस चीज़ की घटती है, कहना ये चाह रहा है। अब मैं 200 रुपये हो गया तो मैं मात्र आधा दर्जन ही केले मुश्किल से ले पाऊंगा, मेरे पास पैसा उतना ही है देने के लिए उसको, तो मैं आधा दर्जन भी शायद ना ले पाऊँ, मैं 3 या 4 दर्जन मेरे को भगा के भेज देगा, भाई तू जा। तो कहना क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है। क्या बोलो, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है इन जनरल वे। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, इन जनरल वे। कई बार ऐसा भी होता है प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी भी बढ़ती है। वो कौन सा एग्जांपल है, जैसे कि गिफन गुड हो गया और वेबलन गुड, ये आगे पढ़ेंगे अच्छे से, बट अब ये एक एग्जांपल समझ लो, गिफन गुड और वेबलन गुड होता है कुछ। लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो ओनियन। व्हाट ओनियन है कि जैसे आपने ठंडियों के समय देखा, जैसे मैं 5 साल पहले उदयपुर में रहता था, ठीक है, तो अब क्या था, या कहीं भी आप देखोगे ठंडियों के टाइम पे जो प्याज का कांदा बोलते हैं वहाँ पर, तो जो प्राइस है उसका वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग होर्डिंग कर लग जाते हैं, उसी चीज़ की वहाँ पर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, घर में जो सब्जियाँ होंगी उसमें प्याज का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है। दैट इज द फिनोमेना इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट आई से, इफ इंक्रीज द प्राइस of some commodity, then the quantity will automatically decrease. But there is an exception for what the Giffen goods and Veblen goods are the exceptions in the demand. ये आप ग्राफ में देख सकते हो, इधर कंटिन्यूस प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट बढ़ रहा है, और इधर के साइड डिमांड घट रहा है। देखो अगर प्राइस मानो 40 रुपये था तो पहले क्वांटिटी थी लगभग जो ले रहा होगा बंदा वो ये मान लो 1000 के लमसम ले रहा है, थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई, 1000 के लमसम ले रहा है। जैसे ही प्राइस 30 हुआ, अब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने से वो 3000 लेने लग गया, प्राइस 20 होने से वो 4000 लेने लग गया। यानी कि देखो प्राइस जब जब कम हो रहा था उसकी क्वांटिटी बढ़ रही थी कि नहीं। अब प्राइस 10 रुपये हो गया तो क्या हो जाएगा, डिमांड और बढ़ जाएगी। कल को वो केला 200 रुपये ना हो के 5 रुपये हो जाए तो आप देखो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे अब कि भाई जल्दी से जल्दी खरीद लें। तो लॉ ऑफ डिमांड तो समझ में आई थिंक आपको आ चुका होगा। क्या बोलता है, इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी एक्सेप्ट फ्रॉम वेबलन गुड और गिफन गुड्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि वेबलन और गिफन गुड क्या होता है, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब आते हैं इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, रेट ऑफ देखो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। इस बात को समझना, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पर कितना चेंज होता है उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस के फ्लक्चुएट होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पर कितना चेंज होगा उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। आई होप दिस इज वेरी क्लियरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितना रेट चेंज हुआ है पहले के कंपेरेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड टू चेंज इन प्राइस, या प्राइस जैसे ही प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नाम वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इलास्टिक, कितना इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। अब आते हैं इलास्टिक डिमांड। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांड टू चेंज इन प्राइस। देन द सेकंड पॉइंट इज इलास्टिक डिमांड क्या होता है। ये जितने जितने आपको टर्म दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं इसमें से, ऐसा नहीं कि मैं हुआ पढ़ा रहा हूँ भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको दिखाऊंगा आगे कैसे क्वेश्चन सर अब बने हैं इसके रिगार्डिंग। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या, जिस तरीके से प्राइस में चेंज हुआ है
लिसन टू मी, जिस तरीके से प्राइस में चेंज हुआ है उसी प्रपोर्शन में क्वांटिटी भी चेंज हुआ है। कई गुड्स ऐसे होते हैं कि जैसे प्राइस बढ़ा, मानो पहले 10 रुपये था, मानो एक बर्गर का प्राइस, बर्गर तो बहुत अच्छा है, एक बर्गर का प्राइस 10 रुपये था, तो पहले मैं कंज्यूम कर रहा था 2, अब उस बर्गर का प्राइस 15 भी हुआ ना, तो मैं तब भी कंज्यूम कर रहा हूँ 2। यानी कि प्राइस के चेंज होने पे उसका जो प्रपोर्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, वो सेम के सेम ही रहा, चेंज हुआ। तो सेम हुआ इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज। या अब ये सुनना, अब इसकी जगह 30 हो जाए, 20 रुपये की जगह 30 हो जाए ना, तो अब मैं बर्गर 1 ले रहा हूँ। तो अब अगर आप इस चीज़ को हटा दोगे तो आप ये चीज़ देखना कि पहले 10 रुपये का बर्गर मिलता तो मैं 2 खरीदा रहता, ठीक है। अब बर्गर 20 रुपये का हो गया, तो भैया प्रपोर्शन में देखा जाए, सुनना, ये मैंने ये और बीच में गलत ले लिया था, सॉरी बेटा, ये चीज़ नहीं था कि पहले 10 रुपये का बर्गर था मैं 2 खरीद रहा था, अब 20 रुपये का बर्गर तो मैंने 1 लिया, यानी कि प्रपोर्शन में तो चेंज हुआ ना। अब बात करते हैं इन इलास्टिक डिमांड की। क्या कह रहा हूँ? इन इलास्टिक डिमांड की। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज मच विद चेंज ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में और फर्क ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अभी जो आपके डे टू डे लाइफ में जो मिल्क का प्राइस चल रहा है वो आई थिंक 70-80 रुपये चल रहा है अभी करंट के टाइम पे, अगर 70 रुपये लगभग चल रहा है फुल क्रीम का दूध। अगर कल को वो 80 रुपये भी होता है ना, तो डिमांड उतनी ही रहेगी, लोग तब भी चाय पीना छोड़ेंगे नहीं उसको। लोगों को चाय में जरूरत है, नशा है, तो वे छोड़ेंगे क्यों भाई? तो यानी कि प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज जितना भी चेंज कर लो, 70 कर लो, 80 कर लो, 90 कर लो, लोग चाय तब भी पियेंगे। एक और एग्जांपल बेस्ट है, सिगरेट का देख लो, प्राइस चेंज हुआ, लोग कंज्यूम उतना ही करेंगे, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी की उतनी ही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि लोग पीना छोड़ देंगे। कल को शराब का दाम पौवे का दाम 100 से 1000 रुपये हो गया तो डिमांड उतनी ही है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड उतनी ही रहेगी, तो लोग चेंज नहीं हो रहे वहां पर। एक और एग्जांपल देख लो इसका, अनाज का देख लो या ब्रेड का देख लो। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे कि ब्रेड का दाम जो था वो प्राइस के बढ़ने पर भी उसकी तब भी इनिशियली डिमांड उतनी ही बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था चेंज हो गया। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड स्टिल उतनी ही है, थोड़ा बहुत माइनर में चेंज हो सकता है, बट रिमेन इज दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक, जो चेंज ना हो, इन इलास्टिक। अब जीरो प्राइस इलास्टिक, अब क्या बोल रहा है? नो चेंज इन डिमांड विद वॉट एवर चेंज इन प्राइस। आप प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो, बट डिमांड उतनी की उतनी ही रहने वाली है। इसको कोई एग्जांपल दो क्या? एग्जांपल के तौर पे अगर आप हिमालयन टूर पे गए, ठीक है, पहाड़ों पे गए, तो आपको भूख लग रही है, मैगी वहां पर 100 रुपए की थी, और वहां पर एक शॉप है, भूख लग रही है जोरदार, अब वो मैगी अगर 300 रुपए की कर देता है, 500 रुपए की भी कर देता है, तो भी आप खरीदोगे। मरता क्या ना करता तो करेगा भाई, खरीदोगे तो जरूर। क्यों? क्योंकि भाई उसको पेट का सवाल है, और वहां पर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड स्टिल उतनी है, डिमांड पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्या बोला है? क्वांटिटी डिमांडेड डज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड पर चेंज नहीं हुआ है, डिमांड उतनी की उतनी ही है विद वॉट एवर चेंज इन प्राइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा इलास्टिसिटी में क्या होता है फर्क। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, कि हमको पूरा समराइज हो जाए। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। कमोडिटी को सेल, सप्लाई। मैं एक कंपनी, एक फर्म चला रहा हूं जिस फर्म का नाम है AM। गॉट इट? मेरी एक फर्म है, एक बिजनेस है जो कि ऑर्गेनाइज है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ मान लो एक पेन बनाने का काम कर रहा है, और वो सप्लाई क्या बोला है? अ फर्म इज विलिंग, मैं बेचना चाह रहा हूं, और एबल टू सेल उस प्राइस पे, एट गिवन प्राइस। अब मैंने मान लो एक पेन बनाया और इस पेन की कीमत है 100 रुपीज, ठीक है, मैं बेचना भी चाह रहा हूं और ये इस कीमत पे लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, एबल टू बाय, एबल टू सेल, लोग इस प्राइस में मैं बेचना भी चाह रहा हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई एट गिवन प्राइस। इसका सुनो एक बात, सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इस ग्राफ से के बाद ही आएगा। प्राइस बढ़ता गया,
सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। क्या कह रहा हूं? प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। कैसे सर? आई एक्सप्लेन यू कि अब मानो अभी के टाइम पे पेट्रोल मान लेता हूं, पेट्रोल तो कर गवर्नमेंट रूल करती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास बिस्किट बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब लोग देखेंगे कि अब मैंने अपने बिस्किट का प्राइस, कई सारे बिस्किट का प्राइस 500 रुपये से 10 रुपये हो गया है, 7 रुपये हो गया, 8 रुपये का 10 रुपये हो गया है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा तो लोगों की डिमांड बढ़ी थी। प्राइस क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि लोगों ने इसकी चीज डिमांड करी, तभी तो प्राइस बढ़ा ना। प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि डिमांड क्रिएट हुआ था, और डिमांड जैसी क्रिएट हुआ तो प्राइस बढ़ा। अब प्राइस बढ़ने पर अब मैं सोचूंगा ना कि मैं सप्लाई यहां से बढ़ा दूं। अगर मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा तो मैं चाहूंगा ना मेरी अर्निंग ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ रहा है तो मैं चाहूंगा, सॉरी एक मिनट, डिमांड थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं सेल कर दूं उस दौरान, क्योंकि मैं प्रॉफिट अर्न कर लूं। और सिमिलर वे में ये भी है कि किसी चीज की डिमांड कम हो गई तो प्राइस घट जाएगा। प्राइस घटा तो भाई मैं क्यों चाहूं कि भैया मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं, क्योंकि मेरे तो नुकसान में जाएगा ना वो चीज। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज का प्रोडक्शन कम कर दूंगा। मानो ये पेन था, अब इस पेन की कीमत होगी 10 रुपए, तो मैं चाहूंगा ना कि मैं अपने जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वो कम कर दूं। तो प्रोडक्शन यानी कि प्राइस के चेंज होने से प्राइस जैसे ही घटा, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम होगी। बस इतना था लॉ ऑफ सप्लाई। पहले 10 रुपए था, अब 10 रुपए में 1000 क्वांटिटी बिक रही थी। फिर प्राइस बढ़ा 20 रुपए में, अब 2000 क्वांटिटी बिकेगा। दैट इज ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। अब हमने पहले देखा डिमांड का ग्राफ कैसे है, वी गॉट इट, और सप्लाई का ग्राफ कैसे है। जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करता है उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हाट आई एम सेइंग, जहां पर लोग डिमांड जिसकी कर रहे हैं और सप्लाई जहां पर वो मीट करेगा उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो वहां पर सेल और परचेस होगा। इस जगह पे आपने अगर थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का आपको नॉलेज होगा तो कई बार जैसे आईपीओ आता है तो आईपीओ में जो बिडिंग लगती है, लगभग अगर 150 रुपये का शेयर है तो उसकी बिडिंग लोग 200 की लगा देते हैं। और खरीदने वाले जो खरीद रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मैं 100 रुपये में खरीदूं। जहां पर जब तक मैच नहीं होगा ना तब तक डिमांड और सप्लाई का खेल वहां पर चलेगा नहीं। जहां पर मैच हो दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। आई होप ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आया होगा। नाउ अब बात करते हैं टाइप ऑफ गुड्स। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इनकम। मेरी सैलरी बढ़ी तो पहले मेरे पास डब्बे वाला टीवी था, अब मैंने थोड़ा फ्लैट टीवी ले लिया। मेरी सैलरी और बढ़ी तो मैंने कर्व टीवी ले लिया, जो कि अलग अलग उसमें वेरिएंट में आता है। तो मेरे सैलरी बढ़ने पर तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे ही इनकम बढ़ा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, सिंपल सा गुड्स है। इंफीरियर गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफीरियर गुड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग। क्या बोलता है, डिमांड फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। मेरी सैलरी बढ़ी, पहले मैं लालटेन में पढ़ता था, अब मेरे पास पैसे आए तो मैंने एक लाइट लगा ली अपने घर में। तो सैलरी के बढ़ने पर उस चीज की मैंने डिमांड कम करवा दी ना। लोगों की जैसी, अब पहले लालटेन पढ़ते थे, जैसे ही उनके पास पैसा आने लगा उन्होंने अपने घर में एलईडी लगा लिया। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने पर, इनकम के बढ़ने पर जो कमोडिटी है, जो कि डिमांड है, वो घट जाता है। किसमें? इंफीरियर नाम से ही समझ में, इंफीरियर गुड। नाउ अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज।
जैसे कि टी और शुगर, क्या बोला गया है कि अभी पेट्रोल मान लो 100 रुपये चल रहा है और कल को वो पेट्रोल का प्राइस 500 रुपये हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपीज़, इन फर्दर फ्यू डेज द पेट्रोल प्राइस बिकम 500 रुपीज़। सो यहाँ से एक डायरेक्ट अब क्या आ जाएंगे लोग बाइक खरीदेंगे, वो लोग खरीद लेंगे। मिडिल क्लास मैक्सिमम वे में बाइक नहीं खरीदेगा, अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, वो मेट्रो का इस्तेमाल करेगा, जनरल वे में ट्रेन का इस्तेमाल करेगा, पब्लिक बसेस का इस्तेमाल करेगा, थोड़ा सा कम हो जाए, खैर उसमें भी रेट बढ़ेगा, बट मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक के प्राइस बढ़ने पर जैसे ही एक का प्राइस बढ़ा दूसरे का प्राइस घट गया। तो कभी भी गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाती है ना, उनको पता है इसका डायरेक्ट रिलेशन जाएगा हमारे इन इंडस्ट्रीज के ऊपर, बाइक, कार, इन सब पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। इसका एग्जांपल आप एक देखो, इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी डिक्रीज, और जो गिवन कमोडिटी उसका प्राइस घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे टी का प्राइस बढ़ा तो लोग, अब एग्जाम्पल के तौर पे टी है और शुगर है, लोग चाय, जनरल वे में एग्जाम्पल है, चाय का प्राइस बढ़ गया, अब लोग क्या करेंगे, शुगर कम कर खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब समझ आया। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल बाइक वाला आप लिख सकते हो, पेट्रोल और बाइक के एग्जांपल। देन कम टू द गिवन गुड्स, पीपल कंज्यूम मोर व्हेन प्राइस इंक्रीज। ये वर्ल्ड वॉर एग्जांपल का बात आता है, वर्ल्ड वॉर 2 का, कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हमने देखा कि पीपल कंज्यूम मोर व्हेन प्राइस इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा तो लोगों ने और ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों ने और ज़्यादा, इसको बोलते हैं असेंशियल गुड्स बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड असेंशियल गुड्स, कि भाई ज़रूरतमंद की चीज़ है भाई, इससे आप कुछ कर नहीं सकते, गिवन गुड्स। पटेटो, इंडिया में लगभग भी हर कोई व्यक्ति पटेटो तो खाता ही होगा, तो प्राइस बढ़ने का, प्राइस कितना भी बढ़ जाए बट लोग खरीदेंगे तब भी, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी और इनफैक्ट और जाएगी। तो क्या पीपल कंज्यूम मोर व्हेन प्राइस इंक्रीज, प्राइस के बढ़ने पर कंजप्शन भी बढ़ जाएगा वहां पर, और लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इंक्रीज। किसी एक, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है ना, साथ में लोग उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देंगे। क्या बोला, इफ अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको लोग अल्टरनेट क्या देखेंगे, टी का अल्टरनेट क्या होता है, कॉफी होता है जागने के लिए, तो टी के प्राइस बढ़ने पर कॉफी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। टी को सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है, कॉफी तो कर सकता है, या कॉफी को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, टी करेगा। इन जनरल में मार्केट में कॉफी को सब्स्टिट्यूट कौन करने वाला होगा, टी ही करेगा, या टी को कौन करेगा, कॉफी करेगा। नाउ इसका सुनो, अब आते हैं वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स क्या होते हैं, इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज पीपल टू बाय मोर। जैसे ही प्राइस बढ़ा लोगों की अंदर से इच्छा हो गई कि साला और खरीद लें। इंक्रीज इन प्राइस इंक्रेज पीपल टू बाय मोर। अब आईफोन कई होते हैं जो कि चस्का दिखाते हैं, भाई आईफोन है अपने पास, तो अगर आज आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए है, लमसम भाई इतनी चल रहा होगा, कल को 1.5 लाख या 2 लाख भी हो जाएगा ना, तो लोग शो ऑफ की बीमारी के लिए उस 1.5 लाख के आईफोन को खरीद लेंगे। कल को 2.5 लाख हो जाता है ना, तो शो ऑफ की बीमारी ऐसी होती है, EMI पे ही खरीद लेंगे। उनका स्टेटस सिंबल होता है और लोग अपने स्टेटस के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आईफोन। तो क्या है, दिस इज कॉल्ड द वेबलन गुड्स। व्हाट वेबलन गुड्स, क्या
प्राइस के बढ़ने पर लोग उसके इंक्रीज करेंगे, भाई और खरीद ले हम। आईफोन हो गए, ब्रांडेड क्लोथ हो गए, भाई अरमानी की टी शर्ट पहनना हूं, पहनने वाले के ऊपर जचना भी तो चाहिए। तो चलो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करें जो जो पढ़ा हमने अभी तक। पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या डिफरेंस होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डाटा का यूज होता है कोई भी सजेशन या प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन देने के लिए रियल वर्ल्ड के। नॉर्मेटिव में क्या होता है, ओपिनियन होता है, सजेशन होता है, और विदाउट एनी एक्चुअल वेरीफाइड एक्चुअल डाटा के बिना वो अपना सजेशन और देते हैं, ओपिनियन देते हैं। स्टॉक और फ्लो वेरिएबल क्या होता है कि एग्जैक्ट एट अ पॉइंट में उसके पास कैपिटल कितना है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है, हैज बोथ, जिसमें टाइम डायमेंशन और टाइम रेफरेंस रहता हो। जैसे कि एग्जांपल, ये फ्लो वेरिएबल है जो फ्लो करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। स्टॉक वेरिएबल एट इंस्टेंट टाइम में, एट इंस्टेंट एक्सप्रेशन में अगर पूछा कितना कैपिटल है तो बता सको, एक्सप्रेस एट एनी इंस्टेंट टाइम। 5 टाइप की सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जिसमें कि रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की बात होगी। टर्शरी सर्विस के रिगार्डिंग बात होगी। क्वार्टनरी R&D इंटेलेक्चुअल या नॉलेजेबल बेस्ड पे बात होगी। क्विनरी और गवर्नमेंट। अब ये हाई लेवल डिसीजन बॉडी है, इट्स अ हाई लेवल, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, PMO ऑफिस के, CMO ऑफिस के, जितने भी डिसीजन जो लेते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूनरी सेक्टर का पार्ट है वो। कम टू द, हमने एक एग्जांपल भी देखा कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। डेयरी फार्मिंग इट्स अ प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मिनरल एक्सप्लोर करना है तो वो टर्शरी का पार्ट है। खैर इस पर डिबेट अभी भी होती है कि भैया ये चीज ऐसा नहीं है, फर्स्ट का पार्ट है, बट इट्स स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। वीविंग क्लोथ इट्स ऑलरेडी यू नो दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड देखा कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस का अगर डिमांड का मतलब कब होता है कि जब उसकी विलिंग, इच्छा हो और वो खरीदने के लायक हो, वो खरीद सकता है, तब डिमांड क्रिएट होगी। अगर विलिंग है और एबल टू बाय नहीं है तो डिमांड नहीं मानी जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होती जाएगी, प्राइस और बढ़ेगा तो लोग खरीदना और कम कर देंगे। बट ये एक्सेप्शनल केस होता है गिफन गुड्स और बेबलन गुड। गिफन गुड्स हमको पता है असेंशियल गुड्स होते हैं, प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी लोग खरीदेंगे। और बेबलन गुड भी यही है, प्राइस बढ़ भी जाएगा लोग शौक के मारे खरीद लेंगे। तो भैया इसमें बिजनेस बना लो, ये अच्छा है। इसमें ज्वेलरी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। फिर देखा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी पे कितना चेंज होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में किस प्रपोर्शन में चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज मच विद प्राइस चेंज। प्राइस तो चेंज हुआ बट उस प्रपोर्शन में, उस रेशियो में चेंज नहीं हुआ क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। दैट इज कॉल्ड इन, प्राइस तो चेंज हुआ, प्राइस तो चेंज हुआ बट प्राइस के चेंज होते के साथ ही जो क्वांटिटी है उसमें उतना फर्क चेंज होने के लिए नहीं दिखा, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर आते हैं जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंज हुआ, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड उतनी की उतनी रह रही है, प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट कर गया, नीचे कर गया, जितना भी अप डाउन चल रहा है बट डिमांड उतनी की उतनी, दैट इज कॉल्ड जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने के साथ ही सप्लाई भी बढ़ता है। ठीक है, और ये दोनों जहां डिमांड सप्लाई जहां मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड्स माइट इंक्रीज। मान लेते हैं कुछ चीजें मान लेते हैं कुछ चीजें अनचेंज्ड है, रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज। मार्केट में डिमांड उस चीज की बढ़ती जा रही है, तो क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। अगर किसी चीज का
सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता गया, हमने सब्सटीट्यूट गुड का एग्जांपल कौन सा देखा था बताओ बेटा, यहां पर टी और कॉफी का, टी का प्राइस बढ़ता गया तो कॉफी का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एग्जांपल में फिट होगा कि नहीं बताओ, कि कह रहा है मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज, मार्केट में उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी सब्सटीट्यूट प्राइस का भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ ये चीज करेक्ट है, तो यानी कि वन ऑप्शन करेक्ट है। तो जहां पर वन नहीं है, इसमें करेक्ट पूछा है ना, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, वन ऑप्शन इसमें नहीं है तो एक ऑप्शन तो कट गया। फिर बोला प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज, तो अब ये बताओ अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तो क्या उस चीज का प्राइस जो भी कोई पहले नीचे कोई एक कमोडिटी थी उसका प्राइस बढ़ रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। हमने कौन सा एग्जांपल देखा था इसमें? पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और बाइक एग्जांपल देखा था। क्या देखा था? पेट्रोल और बाइक एग्जांपल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बाइक, तो बाइक का प्राइस क्या हो जाएगा भैया? वो घट जाएगा। तो भैया यहां पर तो इंक्रीज लिखा है यानी कि दो गलत, यानी कि आप देखो सेकंड कौन कौन सा गलत, सेकंड कहां गलत, ये गलत हो गया। अब बचा 1 3, 3 ऑप्शन है कि नहीं? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। द गुड्स ऑफ एन इंफीरियर, मान लेते वो गुड्स इंफीरियर है और क्या कह रहा है? इंफीरियर गुड्स है और बंदे की द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज। अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो क्या वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? जाहिर सी बात है घटेगी। इंफीरियर नाम से ही समझ में आ रहा है भैया मैं जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं इंफीरियर चीज क्यों खरीदूंगा? सस्ते कपड़े क्यों खरीदूंगा? मैं लालटेन क्यों खरीदूंगा? शो ऑफ के लिए नहीं, मैं तो भाई लाइट खरीदूंगा, एलईडी लाइट खरीदूंगा। तो भैया तीसरा ऑप्शन भी गलत। तो आंसर क्या है? अब देखो बचा क्या? ये ऑप्शन गलत, तो बचा 1 और 4। इट प्राइस फॉल, और ये क्या हो रहा है? डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ भाई प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये दोनों सही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी। इसका आंसर देखते हैं क्या था। हाँ सही है, 1 और 4 पहला सही है। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड लाइक टी एंड कॉफी इंक्रीज कंज्यूमर शिफ्ट टू द चीपर ऑप्शन इंक्रीज डिमांड। कंज्यूमर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? जहां पर सस्ता मिल रहा होगा। चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी अगर सस्ती पड़े तो लोग वो खरीदेंगे, या कॉफी का दाम बढ़ गया तो कॉफी वाले बंदे कहां शिफ्ट हो जाएंगे? चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या बोला है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज। इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज, एग्जाम्पल के तौर पर कार फ्यूल प्राइस राइजिंग, डिमांड फॉर एन एसोसिएटेड गुड टिपिकली फॉल। दूसरा वाला गारंटेड है घटेगा। फिर आता है बेटा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज हुज डिमांड डिक्रीज, जिसकी डिमांड बढ़ती घटती कब है? जब व्हेन इनकम राइजेस, जब उस कंडीशन में जब इनकम राइज होगी तो जो कमोडिटी है उसकी प्राइस घट जाएगी। प्राइस तो वैसे भी घटा है, मतलब लोग खरीदना कम करेंगे, डिमांड घट जाएगी। लास्ट है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमको ऑलरेडी पता है क्या है? प्राइस घटा, ठीक है, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज इट आल्सो इंक्रीज द डिमांड। जैसे ही प्राइस घटा तो लोगों की डिमांड उसमें बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन देखो, ये जनरल सेंस में आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को एक बार खुद पढ़ो। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई कमोडिटी का कोई कमोडिटी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, तो आप बताओ कि इनमें से कौन सही है? जनरल सेंस में अगर गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी ना देती है, हमारा ही पैसा अगर हम टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट उसको देती है कि नहीं? हमारा पैसा, मानो मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमको पता है 12 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, 12,75,000 के ऊपर टैक्स लगता है। तो अब उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया तो जो टैक्स का पैसा होगा गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट एंटिटी वो सब्सिडीज के तौर पे दे दिया, किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, तो भैया वो जो फ्री कर रही है वो किससे जा रहा है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, जो टैक्स दे रहे हैं। ये रहा इसका आंसर, आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बट एक बार जनरल सेंस में आपको दिख जाए कि है क्या।
सो कुछ क्वेश्चन बाकी है। हाँ, ये बताइए, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट। इसमें पूछा है इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सा है, टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते। हाँ, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन आप छू लोगे नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं छू पाओगे, और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट उसे भी नहीं छू पाओगे। बट इन्वेंट्री जो लिस्ट है उसको, इन्वेंट्री को तो छू सकते हो ना। तो इन्वेंट्री तो टेंजिबल फिजिकल गुड है, लाइक रॉ मटेरियल और फिनिश्ड। तो इन्वेंट्री हमारा टेंजिबल में आ जाएगा, बाकी सब हमारे इनटेंजिबल में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखो, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, फार्मर प्लग, वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, yarn used by weaver is a fixed capital, petrol is a working capital और fixed capital है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं आपको, इसका कमेंट में आंसर बता देना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में इसका आंसर बताना। वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है काफ़ी हद तक तो, और फिक्स्ड कैपिटल दैट इज फिक्स्ड, नाम समझ आ रहा है, बट स्टिल आप इसे ट्राई करो। अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।